बीए पाठ प्रथम कला राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारकों में आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू। पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू देश के सुप्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। उनका बचपन पिता के वैभवपूर्ण आवास आनंद भवन में व्यतीत हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई। उनको पढ़ाने के लिए घर पर ही शिक्षक आते थे। 1905 में जब उनकी आयु 16 वर्ष की थी तो उन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध हेरो स्कूल में भर्ती करवाया गया। इस स्कूल के 2 वर्ष के काल में उनके शिक्षक उनके शैक्षणिक गतिविधियों से काफ़ी प्रभावित हुए। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। स्कूल की शिक्षा की समाप्ति पर जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1907 में कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। 1912 में जब वो ब्रिटेन से भारत आए तो उन्होंने वकालत शुरू की, किंतु वकालत का व्यवसाय करने के बजाय देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के प्रति उनका अधिक रुचि थी। उन्होंने 1912 में बिहार के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक ढंग से जो रंग विरोधी आंदोलन चल रहा था उससे नेहरू काफ़ी प्रभावित हुए। गांधी जी के भारत लौटने के पश्चात 1916 में आयोजित कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी के साथ उनके संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते गए। 1920 के गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें 6 मास के कारावास की सजा दी गई। और 1929 में जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, कांग्रेस ने इस अधिवेशन में उनकी अध्यक्षता में ही औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। वे इसके बाद भी 3 बार 1936, 1937 और 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी श्री नेहरू जी की प्रमुख भूमिका रही। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लगभग 3 वर्ष कारागार में बिताने पड़े। 1945 में अंग्रेज सरकार के द्वारा जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चलाया जा रहा था तो नेहरू जी ने सैनिकों की रिहाई के लिए मुकदमा लड़ा। भारत का संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा में भी श्री नेहरू की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, उद्देश्यों व स्वरूप को निर्धारित करने में उनकी भूमिका निर्णायक थी। 1947 में श्री नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक नवनिर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और देश को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर भारत की स्वतंत्रता और प्रभावी स्थिति को सुनिश्चित किया। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की नींव डाली। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने समाजवादी ढांचे के समाज के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वतंत्र भारत को जो गौरव प्राप्त हुआ उनका संपूर्ण श्रेय पंडित नेहरू जी को ही जाता है। 1962 में जब चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण से श्री नेहरू जी को भारी आघात पहुंचा और 27 मई 1964 को स्वतंत्रता संघर्ष के इस महान सेनानी और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण के सूत्रधार श्री जवाहरलाल नेहरू जी का देहावसान हो गया। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे इस बात में कोई रुचि नहीं है कि लोग अभी और बाद में मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैंने अपनी सारी शक्ति, सारी क्षमता को पूरी तरह भारत के काम में खपा दिया है। देश के प्रति उनके मन में कितना प्रेम और कितना गौरव का भाव था, इसकी अनुभूति उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित उनकी वसीयत में लिखे हुए शब्दों से होती है। भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँच जाए जो हिंदुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म के बाकी हिस्से हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर उन
खेतों में बिखेर दिए जाएं जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जावे और उसी का हिस्सा बन जावे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के बावजूद श्री नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, भारत की एकता, भारत की खोज, हिंदुस्तान की कहानी, सोवियत रूस, भारत और विश्व स्वतंत्रता की ओर। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात दिए गए उनके भाषणों के संग्रह भी हैं। अब हम नेहरू के दर्शन का आधार मानवतावाद इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेहरू जी एक महान मानवतावादी थे। ईश्वर की बजाय मनुष्य की सत्ता में उनकी पूर्ण आस्था थी। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का महान मानवतावादी बताया है। टैगोर की मानवता के प्रति इस आस्था से उन्हें अत्यधिक प्रभावित हुए उनसे, और उन्होंने अपनी पुस्तक में टैगोर के इस कथन की कि मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास खो सकता हूँ, किंतु मैं मनुष्य की सत्ता में विश्वास खो देने का पापी कभी नहीं बनूंगा, की प्रशंसा की। नेहरू जी के चिंतन का यह भी आधार था कि उनके मन में पीड़ित और पददलित मानव के कष्टों और दुखों को देखकर जो गहरी और संवेदना युक्त प्रतिक्रिया होती थी, वही उनके मानवतावाद की आधार थी। उनका यह विश्वास था कि व्यक्ति के जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य या आदर्श मानवतावाद है, और इसलिए वे देशवासियों को दासता, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शोषण से मुक्त कराने के लिए ऐशो आराम को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और अपना संपूर्ण जीवन पीड़ित मानवता की सेवा में और उनके उत्थान में खपा दिया। उन्होंने जीवन पर्यंत मानवता की सेवा को अपने सबसे बड़ा धर्म माना। अब नेहरू जी के विचारों पर एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने विश्व के प्रमुख देशों की यात्रा करने तथा पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वैसे अवसर शायद ही राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े हुए अन्य किसी नेता को प्राप्त हुए हों। इसके अतिरिक्त उस समय के भारत के महानतम नेता महात्मा गांधी का जितना स्नेह और विश्वास श्री नेहरू जी को प्राप्त हुआ, उतना किसी अन्य नेता को नहीं मिला। गांधी जी के बाद देश में सबसे अधिक लोकप्रिय नेहरू जी ही थे। उन पर कार्ल मार्क्स के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त उनके विचारों पर श्रीमती एनी बेसेंट, उनके शिक्षक ब्रूक्स, रसेल, आइंस्टीन, जेएस मिल, ग्लेडस्टोन, बर्नार्ड शा, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। अब हम नेहरू जी के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करते हैं। नेहरू जी एक महान राष्ट्रवादी थे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। राष्ट्रवाद की भावना ने ही उन्हें ऐशो आराम के जीवन को छोड़कर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारत की आधारभूत एकता में उन्हें विश्वास था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अनेक विविधताओं के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। उन्होंने राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष के महत्व को भी स्वीकार किया। उनकी मान्यता थी कि भौगोलिक, भाषागत, रहन सहन, खान पान आदि अनेक विविधताओं के बीच अतीत से चली आ रही समन्वय की परंपरा एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान का विशिष्ट लक्षण है। भारत की स्वतंत्रता की अनिवार्यता के लिए उन्होंने कहा, यदि किसी भारतीय को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लिए जो स्वतंत्रता मेरे जीवन और मरण का प्रश्न बन गई है, यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी अविलंब पूर्ति की जानी चाहिए। हम अपने देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं और यह स्वाभाविक है कि हम आंतरिक नियंत्रण की स्वतंत्रता ही नहीं चाहते, वरन अपनी इच्छानुसार अपने पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की भी स्वतंत्रता चाहते हैं। यही कारण है कि जब कांग्रेस के अन्य नेता भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग कर रहे थे, वहीं श्री नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उन्होंने जो अपनी पुस्तक है भारत की खोज, उसमें भी उन्होंने लिखा कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए जिसके पास अतीत की एक धरोहर है, और यह बात भी सही है।
साथ ही जो श्री नेहरू जी का जो उदारवाद था वो संकीर्ण नहीं था, वरन वे उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का संबंध मानव मात्र की स्वतंत्रता और कल्याण से है। उनके राष्ट्रवाद में भारत के अतीत की प्रेरणाएं, उज्जवल भविष्य के निर्माण की आकांक्षा, दोनों का अद्भुत समन्वय था। नेहरू का राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिसमें अन्य राष्ट्रों के प्रति विद्वेष या घृणा के स्थान पर कोई स्थान नहीं था। वस्तुतः वे उदार राष्ट्रवाद के प्रशंसक थे, किंतु उग्र राष्ट्रवाद के भी घोर विरोधी थे। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में जो लोकमान्य तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, अरविंदो घोष जैसे गरम दल के जो नेता थे, उन्होंने धार्मिक राष्ट्रवाद के जिस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, नेहरू जी की इस दृष्टिकोण से कोई सहानुभूति नहीं थी। उनका राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर आधारित था। उनके राष्ट्रवाद संबंधी दृष्टिकोण में धर्म या जाति का कोई स्थान नहीं था। उन्हें धर्म की कट्टरता और रूढ़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें अपने वचनों और कामों से अल्पसंख्यकों को इस बात का पूरा यकीन कराना पड़ेगा कि उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज की हिंदुस्तान में पूरी हिफाजत होगी। वे यह भी मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन है, उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता के भाव को जन्म दिया है। यद्यपि श्री नेहरू जीवन पर्यंत सांप्रदायिकता का घोर विरोध करते रहे, किंतु उनकी मान्यता थी कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सांप्रदायिकता नष्ट नहीं की जा सकती। अतः उन्होंने सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और आर्थिक विकास पर भी जोर दिया।